गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आप लोग को बताने वाले गन्ने की पेड़ी के बारे में। ठीक है, वैसे तो गन्ना के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि गन्ना किस तरीके से होती है, क्या होती है और कहाँ और किस समय इसको उगाई जाती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं गन्ने की पेड़ी के बारे में। हमारा टॉपिक जो है गन्ने की पेड़ी। ठीक है, क्या है? गन्ने की पेड़ी। तो गन्ने की पेड़ी होती क्या है? गन्ने की पेड़ी का मतलब होता है जब हम गन्ने की बुआई करते हैं। ठीक है, गन्ने की जब सर्वप्रथम हम बुआई करते हैं तो बुआई करने के समय ठीक है, जब पूरी तरीके से हम उसकी बुआई कर लेते हैं और जब फसल काटने का समय आता है, फसल जो होता है उसके कटने का समय आती है, तब तो फसल के कटने के समय आती है तो जब हम फसल की कटाई करते हैं, गन्ने की बुआई करने के बाद जब हम फसल की कटाई करते हैं तो उसी खेत में बोई गई फसल की जड़ों में गन्ने के नए पौधे तैयार होने लगते हैं। ठीक है, गन्ने के जो नए पौधे तैयार होने लगते हैं, इन पौधों के कारण गन्ने की जो फसल प्राप्त होती है, वही जो फसल होती है वही आपका क्या कहलाती है? गन्ने की पेड़ी कहलाती है। ठीक है, ये हो जाती है आपकी गन्ने की पेड़ी। क्या होती है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि गन्ने की जब बुआई की जाती है, ठीक है, और बुआई करने के बाद जब फसल के कटने के समय आती है तो जब हम उसको काटते हैं तो काटने के बाद बोई गई फसल की जड़ों से जो गन्ने तैयार होती है, गन्ने के नए पौधे तैयार होते हैं, तो इन पौधों के कारण गन्ने का जो फसल प्राप्त होती है, ठीक है, फसल एक बार गन्ने को बोने के बाद उसके कटने के समय के बाद जब उसी जड़ों के द्वारा एक नए गन्ने के फसल उत्पन्न होते हैं और फसलों के उन्हीं जड़ों के कारण पौधों के नए फसल उत्पन्न होते हैं, तो वो जो फसल होती है वो गन्ने की पेड़ी कहलाती है। ठीक है, गन्ने की क्या कहलाती है? पेड़ी कहलाती है। गन्ने के लाभ, ये हो गया आपकी गन्ने की पेड़ी के तहत। ठीक है, परिभाषा हो गई गन्ने की। अब गन्ने की पेड़ी से लाभ क्या क्या हो सकते हैं? गन्ने की पेड़ी, तो गन्ने की पेड़ी से लाभ किस तरीके से हो सकते हैं? गन्ने की पेड़ी जो होती है उसकी पेड़ी की फसल के लिए खेत की तैयारी जो होती है, बीज की बुआई की आदि क्रियाओं के लिए खर्च नहीं करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहला महत्वपूर्ण लाभ जो होती है, हम किसी भी फसल को जब करते हैं तो बहुत सारी हमें तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, बीज के लिए हमें एक मूल्य राशि तय करनी पड़ती है और हम बीज दरों के लिए भी हमें कुछ मूल्य खर्च करने पड़ते हैं ना, कुछ राशि खर्च करनी पड़ती है। तो वहाँ बहुत सारी जो फसल को बोने के लिए, फसल की तैयारी करने से पहले जो खर्च लगता है वो जो है गन्ने की पेड़ी जब आती है, गन्ने की पेड़ी की फसल जो होती है तो उसमें हमें ये सारी जो खर्चे हैं उससे बचाती है। यानी पहला जो उसकी लाभ हो जाती है पेड़ी की फसल के लिए, खेत की तैयारी, बीज की बुआई और विभिन्न तरीके की जो क्रियाएँ होती हैं उनके खर्च जो लगते हैं वो हमें नहीं करना पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी बात ये होती है। ठीक है, दूसरा जो होता है खाद और सिंचाई की उचित व्यवस्था रखी जाए तो उपज अच्छी प्राप्त हो जाती है। यदि हम गन्ने को बोने का कार्य करते हैं और जिस गन्ने को हम बोने के लिए हम उसके लिए अच्छे खाद और सिंचाई के अच्छे प्रबंध करके हम उस गन्ने की बुआई करते हैं और बुआई करने के बाद जब हम फसल को काट लेते हैं तो और पुनः उसी जड़ों से जो पुराने नए फसल उगाते हैं वो आपका गन्ने की पेड़ी कहलाती है। तो पहले जो हम व्यवस्था करके रखते हैं सिंचाई के साधन और खाद और उर्वरकों की मात्रा के जो हम प्रबंध करके रखते हैं, उन्हीं खाद और सिंचाई की व्यवस्था अगर हम पूरी तरीके से गन्ने की पेड़ी के लिए भी रखते हैं तो उससे भी हमें अच्छी उपज प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तीसरा है आपका पेड़ी की फसल में प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो होती है वह कम लगता है। ठीक है, पेड़ी की फसल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन व्यय जो होती है वो क्या होती है? कम लगता है। यानी उसकी उत्पादन के लिए, उसकी उपज को बढ़ाने के लिए जो हमें खर्च करना पड़ता है, जो धनराशि खर्च करनी पड़ती है, वो हमें बहुत ही कम लगती है। ठीक है, गन्ने की फसल की अपेक्षा जो गन्ने की पेड़ी होती है उसमें हमें ज़्यादातर धनराशि जो होती है खर्च नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है पेड़ों के, चौथा नंबर का है पेड़ों की फसल के अपेक्षाकृत पेड़ी की फसल जो होती है अपेक्षाकृत शीघ्र हो जाती है। ठीक है, पेड़ी की जो फसल होती है अपेक्षाकृत क्या हो जाती है? शीघ्र हो जाती है और चीनी के मिलों को गन्ना शीघ्र पहुंचाया जा सकता है।
ठीक है, चीनी की मिलों में गन्ना शीघ्र पहुंचाया जा सकता है। गन्ने के पेड़ जो गन्ने के फसल होते हैं वो अपेक्षाकृत अतिशीघ्र वृद्धि नहीं करते हैं, और जो गन्ने की पेड़ी होती है वो अपेक्षाकृत अतिशीघ्र क्या होती है, वृद्धि करते हैं, अपेक्षाकृत शीघ्र वो बढ़ते जाते हैं। और इस तरीके से गन्ने की जो पेड़ी की फसल है वो अपेक्षाकृत शीघ्र वृद्धि होते हैं। तो वृद्धि होने के साथ साथ हम चीनी के जो मिल होते हैं, मिलों में हम गन्नों के क्या करते हैं, आयात निर्यात शीघ्र कर सकते हैं, यानी शीघ्र ही हम उसको वहाँ क्या कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5वें नंबर में, पेड़ की जो फसल होती है कटाई शीघ्र हो जाती है। ठीक है, पेड़ी की जो फसल होती है उसकी कटाई जो होती है बहुत ही शीघ्र हो जाती है, अतः खेत शीघ्र खाली भी हो जाता है, और उस खेत में हम रबी के फसल जैसे गेहूँ, ठीक है, और बहुत सारे जैसे फसल होते हैं, धान वगैरह होते हैं, उसकी फसल भी हम उसी जगह पर कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण लाभ होती है गन्ने की पेड़ी के। उसके बाद है पेड़ी रखने से हानियाँ क्या होती है। पेड़ी रखने से हानियाँ किस तरीके से होती है। ठीक है, तो देखिए पेड़ी रखने से हानियाँ क्या होती है। एक खेत में लगातार गन्ने की फसल खड़ी रहने के कारण फसल पर कीटों तथा बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। ठीक है, ये होती है पेड़ी रखने से परेशानियाँ। ठीक है, एक ही खेत में लगातार अगर आप कोई भी फसल लेते हैं, एक ही गन्ने की पेड़ी की ही बात नहीं है, अगर आप दूसरे फसल भी लेते हैं तो वहाँ आपको क्या होती है, बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। यानी एक खेत में लगातार आप एक ही फसल को लेंगे तो उसमें कीट लगने तथा बीमारियों का प्रकोप बढ़ने का भी खतरा रहता है। तो इसी तरीके से पेड़ी रखने में भी हानियाँ होती है कि एक खेत में लगातार गन्ने की फसल खड़ी रहने से फसल पर कीटों तथा बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। दूसरा होता है भूमि की दशा खराब हो जाती है। भूमि की जो दशा होती है, बार बार वही फसल अगर हम एक ही जगह पर बोते हैं तो भूमि की दशा जो होती है खराब होने लगती है, यानी उसकी उर्वरकों की मात्रा पूरी तरीके से नष्ट होने लगती है, क्षीण होने लगती है। उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा रहती है वो भी धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। तीसरा है आपका, देख सकते हैं कभी कभी पेड़ों की फसल में बहुत कम उपज प्राप्त होती है। बार बार अगर एक ही फसल को एक ही जगह बोया जाए तो उस जगह पर एक ही फसल को बोने से उसकी जो उपज होती है उसमें भी उसकी वृद्धि दर में कमी आती है। उसकी वृद्धि दर में क्या होती है, कमी आती है। अतः आर्थिक हानि से हमें जूझना पड़ता है, यानी हमें पूरी तरीके से आर्थिक हानि होती है। ठीक है, अतः केवल एक बार ही और अधिक से अधिक 2 बार पेड़ी रखनी चाहिए। यानी जब भी आप गन्ने की फसल लेते हैं तो गन्ने की पेड़ी की फसल जब आती है तो ज़्यादातर वहाँ एक बार या एक से अधिक 2 बार ही हमें गन्ने की पेड़ी की खेती रखनी चाहिए। ठीक है, यानी गन्ने की पेड़ी की फसल को बढ़ावा देनी चाहिए। तो इस तरीके से ये होती है पेड़ों को रखने से हानियाँ। ज़्यादातर अगर इसको हम बढ़ावा देते हैं तो पूरी तरीके से जो भूमि है उसकी दशा को खराब कर सकती है और उससे हमें अच्छे तौर पर अच्छी उपज प्राप्त नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये हुई आपकी गन्ने की पेड़ी रखने से हानियाँ। गन्ने की पेड़ी रखने से हानि। नेक्स्ट है आपका, गन्ने की पेड़ी से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए आवश्यक कर्षण क्रिया है। गन्ने की पेड़ी से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए आवश्यक कर्षण क्या है। तो गन्ने की जो पेड़ी है उसकी अधिक उपज प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके से कर्षण क्रियाएँ हो सकती है, जिसमें कर्षण क्रिया का मतलब क्या होता है, निकाई गुड़ाई करना। ठीक है, तो गन्ने की उपयुक्त जाति की बुआई, गन्ने की सबसे पहला है कर्षण क्रिया करने के लिए गन्ने की उपयुक्त जो जाति होती है उसकी बुआई किस तरीके से की जाती है। तो गन्ने की उपयुक्त जाति की बुआई जो होती है, गन्ने की बुआई करते समय, गन्ने की जाति के चुनाव करते समय हमें एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी पेड़ी देने वाली गन्ने की जाति का ही चुनाव करें। ठीक है, अच्छी पेड़ी देने वाली गन्ने की जाति का ही चुनाव करें, यानी हम अच्छे जो गन्ने के फसल होते हैं हमें उस फसलों को लेना चाहिए जिससे हमें गन्ने की अच्छी पेड़ी की जातियाँ मिल सके और हम उसे बो सकें। ठीक है, क्योंकि गन्ने की कुछ जातियाँ जो होती है पेड़ी के लिए अधिक उत्तम सिद्ध हुई है ना। बहुत सारे ऐसे गन्ने की जातियाँ पाई जाती है जो गन्ने के पेड़ी के लिए बहुत ही अत्यधिक उत्तम सिद्ध होती है। और ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने मध्यम और देर से तैयार होने वाले गन्ने की जातियों को पेड़ी के लिए ही प्रयोग करने के लिए सिफारिश की है। यानी जो प्रशिक्षण कार्य चलती है उसमें उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने मध्यम और देर से तैयार होने वाले गन्ने की जातियों को पेड़ी के लिए प्रयोग में लाने के लिए ज़्यादातर प्रयोग करने के लिए सिफारिश की है। तो इस तरीके से हम
गन्ने की उपयुक्त जाति को ही ले, जिससे ज़्यादातर हम उसे उपज प्राप्त कर सकें, ठीक है, और अच्छी जाति हो जिसमें हमें ज़्यादा खर्च ना करना पड़े, इस तरीके की जाति को हमें लेनी चाहिए। पेड़ी के लिए कुछ उत्तम किस्म की जो जाति होती है, उपयुक्त जाति होती है, उसमें से आप देख सकते हैं CO 1148, CO 1158, COS 767, COS 802 जो जातियाँ होती है अति उत्तम साबित होती है, यानी अत्यधिक उत्तम सिद्ध होती है। इस तरीके के जो फसल होते हैं, इस तरीके की उत्तम किस्म की जो गन्ने की जातियाँ होती है, उसको गन्ने की पेड़ी की जातियों के लिए उपयुक्त में लाई जाती है और इसे बोया जाता है, ठीक है। दूसरा है आपका गन्ने की पहली फसल कटने में सावधानी बरतनी चाहिए। गन्ने की पहली फसल को काटने में क्या बरतनी चाहिए? सावधानी बरतनी चाहिए। तो बोई गई फसल की कटाई जो होती है उसको हमें समय सीमा के आधार पर ही जो उसकी कटने का समय सीमा रहता है, यानी फसल की जो पकने का समय रहता है उसी समय सीमा के आधार पर ही हमें उसे कटाई करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि बोई गई फसल की कटाई जो होती है फरवरी मार्च के प्रथम सप्ताह तक पूरी तरीके से अवश्य ही कर लेनी चाहिए, यानी फरवरी और मार्च में ही हम गन्ने की जो पहली फसल है उसकी पूरी तरीके से अच्छे से कटाई कर लेनी चाहिए। और देर से अगर कटाई करते हैं तो पेड़ी की उपज में कमी आ सकती है, ठीक है। फसल की कटाई भूमि की सतह से करनी चाहिए तथा संपूर्ण खेती की कटाई समान रूप से और संपूर्ण खेती की जो कटाई होती है समान रूप से करनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से क्रियाएं करने से क्या होती है, अगर हम फरवरी मार्च में ही के प्रथम सप्ताह में गन्ने की फसल की कटाई कर लेते हैं तो उससे क्या होती है, उससे जो गन्ने की जड़ों से जो दूसरी गन्ने की पेड़ी की जो फसल उत्पन्न होते हैं उसकी जो उपज होती है उसमें कमी नहीं आएगी, यानी उसकी उपज भी अच्छे से हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम उसमें फरवरी मार्च के प्रथम सप्ताह में हम उसकी कटाई नहीं करते हैं या उसमें उसके कटाई के समय में हम थोड़ी भी देरी करते हैं तो उसकी जो कटाई पेड़ी की जो उपज होती है उसकी वृद्धि दर में कमी आने लगती है, ठीक है। उसकी वृद्धि दर में क्या आने लगती है? कमी आने लगती है। फसल की कटाई जो होती है भूमि की सतह से ही करनी चाहिए, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जब भी आप गन्ने की फसल की कटाई करते रहते हैं या कोई भी फसल की कटाई करते रहते हैं तो फसल की कटाई जो होती है भूमि की सतह से ही करनी चाहिए, ठीक है। भूमि की सतह से करनी चाहिए ताकि संपूर्ण खेत की कटाई समान रूप में हो सके, ताकि संपूर्ण खेत की कटाई जो होती है समान रूप में हो सके और पेड़ी की जो उपज होती है, गन्ने के पेड़ी की जो उपज होती है उसकी वृद्धि दर में भी हम काम कर सकते हैं, यानी उससे अच्छी वृद्धि दर हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका खेती की सफाई। खेती की क्या है? सफाई। तो खेत की सफाई हम किस तरीके से कर सकते हैं? खेत की सफाई फसल की कटाई के बाद खेत से सूखी संपूर्ण जातियाँ बाहर निकाल देनी चाहिए, है ना। जब हम फसल की कटाई करते हैं तो फसल की कटाई करने के बाद जो सूखी हुई पत्तियां होती है, ठीक है, उसकी जितनी भी सूखी पत्तियां जो रहती है उसके पूरी तरीके से बाहर निकाल देनी चाहिए, नहीं पूरी तरीके से सफाई कर देनी चाहिए। और इन पत्तियों को साफ करने के लिए खेत में आग लगा कर भी हम क्या कर सकते हैं? सफाई कर सकते हैं। ज़्यादातर आप देखे होंगे जब खेती की जाती है तो गर्मी के मौसमों में एक बार खेतों को परती छोड़ा जाता है और जितने भी उसमें पत्तियाँ रहते हैं और जो पहले फसल बोई गई उसके छूट रहते हैं उसको जलाकर नष्ट कर दिया जाता है, यानी उसकी जो पत्तियां जो होती हैं, बहुत सारी पत्तियां जो रहती है और उसके जो ठूट रहते हैं उसको पूरी तरीके से जलाकर नष्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि उसमें जब हम दूसरी फसल लेते हैं तो उसकी उपज जो होती है अच्छे से प्राप्त होती है, ठीक है। यानी उसमें बहुत जो कीट है, बीमारियाँ हैं, वो लगने के चांसेस जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। इससे हानिकारक जो कीट होते हैं और खरपतवार होते हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम? खेती की सफाई भी हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेड़ों को तोड़ना। नेक्स्ट क्या है आपका? मेड़ों को तोड़ना। तो मेड़ों को किस तरीके से तोड़ सकते हैं? मेड़ों को तोड़ना तो गन्ने की बुआई की फसल, ठीक है, गन्ने की बुआई गई फसल जो होती है उसमें बार बार सिंचाई करने पर इधर उधर निकालने के कारण पौधों पर मिट्टी चढ़ने के लिए बनाई गई मेड़ें जो होती है अधिक कड़ी हो जाती है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है कि गन्ने की बुआई करते समय फसल में बार बार सिंचाई करने तथा इधर उधर निकलने के कारण पौधों पर मिट्टी चढ़ने के लिए बनाई गई मेड़ें जो होती है अधिक कड़ी हो जाती है और वायु संचार ठीक से नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर मिट्टी पूरी तरीके से अत्यधिक कड़ी हो जाएगी तो उसमें वायु संचार होना तो वायु संचार नहीं हो पाता है, ठीक ढंग से नहीं हो पाती है और उसमें जो मिट्टी में जो
उपयुक्त जीवाणु होते हैं जो संचरण की क्रिया करते रहते हैं, इस तरीके के जो जीव जंतु होते हैं वो पूरी तरीके से भी संचरण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, जो फसलों को बोल सकते हैं कि जो फसलों के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है, जो फसलों के लिए बहुत उपयुक्त होती है और जड़ों का उचित विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, वायु का संचार अगर अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगी तो जड़ों का भी उचित विकास नहीं हो पाता है। इसलिए वायु संचार ठीक करने के लिए, वायु के संचार को ठीक करने के लिए भूमि को ढीला करना चाहिए और जड़ों के उचित विकास के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि फावड़े है, कुदाली है, हैरो हल है आदि की सहायता से हम इन मेड़ों को तोड़कर खेत को समतल कर सकते हैं और उसमें जो वायु संचार हो रही है उसको सही ढंग से सुचारू रूप से करने का कार्य कर सकते हैं, ताकि जो जड़ें हैं, फसलों की जड़ें हैं, उसका उचित विकास हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है जड़ों की कटाई। नेक्स्ट है आपका जड़ों की कटाई। तो जड़ों की कटाई किस तरीके से होती है? आवश्यकता अनुसार जड़ों की कटाई भी की जाती है। ठीक है, समय अनुसार जब उसकी आवश्यकता होती है कि हमें जड़ों की कटाई करनी चाहिए तो उस समय बिल्कुल क्या करनी चाहिए, जड़ों की कटाई समय अनुसार करनी ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिंचाई के साधन। किस तरीके से गन्ने की जो पेड़ी होती है उसमें सिंचाई हम कर सकते हैं। गन्ने की पेड़ी में पहली सिंचाई होती है अपेक्षाकृत देर से की जाती है। अपेक्षाकृत क्या की जाती है? देर से की जाती है। ठीक है, और देर से सिंचाई करने का उद्देश्य यही होता है कि मेड़ों की तोड़ी गई मिट्टी जो होती है भली प्रकार धूप में सूख जाए और अधिक समय तक भूमि में ढीली बनी रहे, ताकि आवश्यकता अनुसार हम क्या कर सकें, सिंचाई कर सकें। ठीक है, यानी जब भी हम सिंचाई करते हैं गन्ने की पेड़ी के लिए जो पहली सिंचाई की जाती है अपेक्षाकृत देर से इसलिए किया जाता है ताकि देर से सिंचाई करने से जो मेड़ों को हमने जो तोड़ा था उसकी जो मिट्टी होती है वो अपेक्षाकृत धूप में पूरी तरीके से सूख जाए और अधिक समय तक भूमि पर ढीली बनी रहे। ठीक है, अधिक समय तक भूमि पर क्या बनी रहे, ढीली बनी रहे, ताकि उसमें पर्याप्त मात्रा में वायु संचार होता रहे। ठीक है, ताकि उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होता रहे, वायु संचार होता रहे। ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, सिंचाई जो होती है इस तरीके से करनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार उसमें सिंचाई हमें करते रहना, आवश्यकता अनुसार हमें उसमें क्या करते रहनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। खाद नेक्स्ट है आपका, खाद किस तरीके से हमें देने चाहिए, तो खाद जो होती है वो पेड़ों की फसल के खाद क्रॉप ड्रेसिंग के रूप में दिया जाना चाहिए। ठीक है, अर्थात खड़ी फसल में दिया जाना चाहिए, अर्थात क्या करनी चाहिए, खड़ी फसल में दिया जाता है, ये नहीं दिया जाना चाहिए। गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट खाद का प्रयोग करने से जो फसल होती है उस पर दीमक का आक्रमण होने की संभावना रहती है। ठीक है, जो गोबर के खाद होते हैं या कंपोस्ट खाद का हम जब प्रयोग करते हैं तो फसल पर दीमक का आक्रमण होने का संभावना रहती है। ठीक है, इसलिए हमेशा जब भी हम इस तरीके से खादों को देते हैं गन्ने की पेड़ी के लिए तो पेड़ी की फसल में जो खाद दिया जाती है वो टॉप ड्रेसिंग के रूप में दिया ही जाना चाहिए। ठीक है, अर्थात खड़ी फसल में ही दिया जाना चाहिए। ठीक है, अतः पेड़ी की फसल में खाद खलियों तथा उर्वरकों द्वारा दी जाती है। अन्य कर्षण क्रियाएं पेड़ी वाली फसल में भी गन्ने की नई बोई गई फसल के समान ही दी जाती है। ठीक है, अन्य जो कर्षण क्रियाएं होती है जैसे निकाई गुड़ाई वाली जो कार्य होती हैं वो पेड़ी वाले फसल में भी गन्ने की नई बोई गई फसल के समान ही दी जाती है। तो इस तरीके से हम खाद को इस तरीके से दे ताकि उसकी जो जड़ें होती है वो जो फसल होती है ज़्यादातर नष्ट ना हो। ठीक है, इस तरीके से उसमें ध्यान देकर ही समय पर एक समय सीमा निर्धारित करके एक खड़ी फसल पर ही हमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में ही जो खाद है वो देनी चाहिए। ठीक है, ताकि पेड़ी की फसल में खाद खलियों तथा उर्वरकों द्वारा दी जाए और कर्षण क्रिया जो होती है सामान्यतः नई बोई गई फसलों के अनुसार होती रहे। पेड़ी की फसल को मुख्य फसल से अधिक नत्रजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, पेड़ की फसल को मुख्य फसल से अधिक नत्रजन की आवश्यकता होती है क्योंकि जो पहले बोई गई फसल है वो भूमि की आधी से ज़्यादा नत्रजन की मात्रा जो होती है पहले फसल पूरी तरीके से ले ली रहती है। ठीक है, तो यहाँ जो पेड़ी की फसल आती है उस पेड़ी की फसल में मुख्य तौर पर जो मुख्य फसल होती है उससे अधिक नत्रजन की मात्रा की आवश्यकता होती है। ये जो होती है 180 से 200 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर दी जानी चाहिए। नत्रजन की आधी मात्रा जो होती है फरवरी से मार्च में और शेष आधी जो मात्रा होती है 60 से 70 दिन के बाद
तक एक बार या दो बार दे देना चाहिए। ठीक है, एक बार या दो बार क्या कर देना चाहिए, दे देना चाहिए। इस तरीके से हम उसकी नाइट्रोजन की मात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, यदि मुख्य फसल में पोटास या फास्फोरस दे दिया गया है तो पेड़ी में इन तत्वों को दोबारा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, यदि हम उसमें मुख्य फसल में पोटास या फास्फोरस दे दिए जाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा को दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है ना, यानी उसमें पोटास और फास्फोरस की मात्रा को भी दोबारा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है आपका, मुख्य फसल के बाद पेड़ी की केवल एक ही फसल लेनी चाहिए। बाद में दोबारा पेड़ी रखने पर उपज में भारी कमी आ सकती है। ठीक है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। जब भी हम गन्ने की फसल करते हैं तो गन्ने की फसल करने के बाद जो मुख्य फसल होती है उसके बाद जो पेड़ी की फसल होती है केवल एक ही फसल लेनी चाहिए ताकि हम उसकी उपज अच्छे से प्राप्त कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है, पेड़ी सदैव मुख्य फसल के स्वस्थ रहने पर ही रखें। यानी जब भी आप पेड़ी की फसल लेते हैं तो जो पेड़ी की फसल आप ले रहे हैं तो आपको ध्यान ये देना है कि जो मुख्य फसल है वह स्वस्थ है या नहीं। अगर जो मुख्य फसल है वो जो फसल है वो स्वस्थ नहीं है तो हमें जो पेड़ी की फसल है उसे नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, यानी पेड़ी सदैव मुख्य फसल के स्वस्थ रहने पर ही रखें। अगर मुख्य फसल में बीमारियां या कीट पतंगों का प्रकोप कम रहा हो तो पेड़ी रखनी चाहिए। ठीक है, ध्यान देना है कि यदि उसमें बीमारियों का प्रकोप, कीट पतंगों का प्रकोप अधिक है तो हमें पेड़ी नहीं रखनी चाहिए। यदि कम है, प्रकोप नहीं है, ठीक है, तभी हमें क्या करनी चाहिए, पेड़ी रखनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, नर्सरी तैयार करके मार्च तक पंक्तियों में खाली स्थान की पूर्ति। नर्सरी तैयार करके मार्च तक पंक्तियों में खाली स्थान की पूर्ति कर देनी चाहिए। ठीक है, खाली स्थान की क्या कर देनी चाहिए, पूर्ति कर देनी चाहिए। नेक्स्ट, पेड़ की फसल की निकाई गुड़ाई भी मुख्य फसल जितनी आवश्यक होती है। यानी जो हम पेड़ी की फसल की निकाई गुड़ाई करते हैं वो मुख्य फसल में जिस तरीके से हम उसकी निकाई गुड़ाई करते हैं उसी के समान ही हमें पेड़ी की फसल में भी निकाई गुड़ाई करनी चाहिए। अतः जून जुलाई तक कम से कम 3 से 4 बार निकाई गुड़ाई करनी आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, खड़ी फसल से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का प्रकोप कम करने के लिए, खड़ी जो फसल होती है उसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के प्रकोप को कम करने के लिए 2,4-D के सक्रिय तत्व की 1 किलोग्राम मात्रा 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, खेत में जल निकास का प्रबंध उचित मात्रा में होनी चाहिए। यानी जब भी आप फसल लेते हैं तो इस तरीके की फसल को लेते हैं तो जल निकास का प्रबंध उचित मात्रा में होना चाहिए। उपज कितने में किस तरीके से होती है, यदि पेड़ की फसल की देखभाल, यदि पेड़ी की फसल की देखभाल नई बोई गई फसल के समान ही की जाती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि उसका उपज हम किस तरीके से अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। यदि पेड़ी की फसल की देखभाल नई बोई गई फसल के समान ही की जाती है तो पेड़ी से अच्छी उपज प्राप्त हो सकती है और कर सकते हैं। इस अवस्था में उत्तरी भारत में प्रति हेक्टेयर 250 से 350 क्विंटल और दक्षिणी भारत में 550 से 600 क्विंटल उपज प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हो गई उसकी उपज के बारे में। आगे लिखा हुआ है कीट पतंगे एवं उनकी रोकथाम। जैसे कि बाकी फसलों में हम जिस तरीके से कीट पतंग और उनकी कीट पतंगे और जो खरपतवार की रोकथाम करते हैं उसी तरीके से इसमें भी किया जाता है। जैसे कि अगर इसमें दीमक लग जाती है तो उसके हम रोकथाम किस तरीके से कर सकते हैं। ये जो ज़मीन होती है, ये जो दीमक होती है वो ज़मीन में रहती है तथा कृमि रंग की व मुलायम शरीर वाली होती है। ठीक है, ये जो दीमक होती है ज़मीन प्राय ज़मीन पर रहती है और कृमि रंग के और मुलायम शरीर वाली होती है। ये बोए गए गन्नों के टुकड़ों को पूरी तरीके से क्या करती है, हानि पहुंचाती है। ठीक है, और यदि हमें इसकी रोकथाम करनी है तो इसमें हमें क्या करनी चाहिए, 1 किलोग्राम गामा BSC, ठीक है, 1 किलोग्राम गामा BSC या 20 से 25 किलोग्राम या 5% क्लोरेडेन, ठीक है, 5% क्या करनी चाहिए, क्लोरेडेन धूल प्रति हेक्टेयर की दर से बोते समय डालनी चाहिए। धूल का मतलब क्या होनी चाहिए, उसकी पाउडर जो होती है उसका छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम दीमक को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। जड़ बेधक का मतलब आप समझ सकते हैं ऐसे कि जो पूरी तरीके से जड़ को छेद करके उनके रसों को पूरे तरीके से चूस लेती है और पूरी तरीके से जड़ को नष्ट कर देती है। ठीक है, तो इसका
जो रंग होता है प्यूपा सफ़ेद रंग का होता है तथा बिना धारी वाला होता है, तथा क्या होता है, बिना धारी वाला होता है, और यह जमीन में धसे हुए तने को छेद कर उसमें घुस जाती है और प्रवाहित गन्ने की बीज की पत्तियां पूरी तरीके से क्या होने लगती है, सूख जाती है। सूखने का कारण क्या होती है, ये पूरी तरीके से रसों को क्या कर लेती है, चूस लेती है। ठीक है, तो इसकी रोकथाम के लिए यहाँ भी हमें क्या करना चाहिए, गामा BSC का शुद्ध चूर्ण एक बार 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 118 लीटर पानी में घोल बनाकर गन्नों के टुकड़ों पर छिड़काव करनी चाहिए ताकि ये जो जड़ बेधक कीट है वो पूरी तरीके से नष्ट हो सके। उसके बाद है आपका तना बेधक। तना बेधक भी उसी तरीके से कार्य करती है जिस तरीके से जड़ बेधक होती है। इसको गन्ने की सूड़ी भी कहते हैं। इसको गन्ने की क्या बोला जाता है, सूड़ी भी बोला जाता है। और ये सूड़ियाँ 2.5 से 3.0 सेंटीमीटर लंबी होती है। वह गर्मियों में इसका आक्रमण जो होता है बहुत अधिक होता है। ठीक है, गर्मियों में जो इसका आक्रमण होता है बहुत अधिक होता है और ये सूखी गोब बनाती है। ये क्या करती है, सूखी गोब बनाती है, यानी पूरी तरीके से जो तने होते हैं उसके रसों को चूस कर अंदर घुस कर पूरी तरीके से रसों को चूस कर ये पूरी तने को पूरी तरीके से क्या बना देती है, सूखी गोब बना देती है। इसका नियंत्रण वही है जो जड़ बेधक के रूप में हम करते हैं, यानी जिस तरीके से जड़ बेधक की क्रियाओं में हम जड़ बेधक के कीटों को नियंत्रण के लिए जो कार्य करते हैं उसी तरीके से यहाँ भी हमें 5% क्लोरेडेन की जो 30 किलोग्राम मात्रा है वो उसको क्या करनी चाहिए, प्रति हेक्टेयर उसकी जो धूल होती है उसका छिड़काव करना चाहिए ताकि हम तने बेधक को पूरी तरीके से नष्ट कर सके। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, तने बेधक को पूरी तरीके से नष्ट कर सके। इस तरीके से ये हो जाती है कीट पतंगे में इसकी रोकथाम, कीट पतंगे और उसकी रोकथाम। ठीक है, इस तरीके से हम क्रिया कर सकते हैं कीट पतंगे उसकी रोक। उसके आगे उसी तरीके से होता है शीर्ष भेदक। इसका प्यूपा क्रीमी सफ़ेद रंग का होता है तथा पतंगा चमकीले सफ़ेद रंग का होता है। इसके शरीर की ऊपर धारियाँ नहीं होती है तथा शरीर के दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इसकी सुंडी जो होती है जुलाई से अक्टूबर तक पंक्तियों के बीच की नसों में सुराख करती रहती है। ठीक है, तथा फिर नीचे की ओर बढ़ती जाती है और सभी प्रकार के भेदकों के लिए इस तरीके से हम यहाँ इन भेदकों को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए 1.5 लीटर इंडोसल्फान या थायोडीन की जो मात्रा होती है, थायोडीन 35 EC, ठीक है, का या नुआक्रोन जो होती है 40 EC जिसका नाम है, उसको हम 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं ताकि जितने भी भेदक होते हैं, शीर्ष भेदक होते, तने भेदक होते, जड़ भेदक होते, इसको पूरी तरीके से हम क्या कर सकें, नष्ट कर सकें। उसी तरीके से गुरदासपुर भेदक भी होती है, इसको भी नष्ट हम इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से जितने भी भेदक कीट आते हैं इसकी पूरी तरीके से हम नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद है आपका पायरिला मक्खी। ये पायरिला मक्खी जो होती है इसके माथ भूरे रंग के रूप में होते हैं और निफ या अर्भ क्रीमी सफ़ेद रंग के होती है। ये गन्ने की पत्तियों से पूरी तरीके से रस चूसते हैं तथा पत्तियों पर एक मोटा सा पदार्थ छोड़ देती है जिससे पत्तियों पर पूरी तरीके से फफूंदी लग जाती है। और इसको नष्ट करने के लिए हम इसमें 1.25 लीटर थायोडान 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर छिड़काव करते हैं तो इसको हम पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हैं। या मेलाथियान 25 EC जो होती है उसको 1.5 लीटर जो भाग होता है उसको 80 लीटर पानी में, या हेप्टाक्लोर 20 EC होती है उसका भाग जो होती है 16.4 लीटर, उसका हम 1000 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव कर सकते हैं। और इस तरीके से पायरिला मक्खी जो होती है उसका भी हम नष्ट कर सकते हैं। यानी कीटनाशक दवाई को प्रयोग करने से पहले यहाँ हमें देख लेनी चाहिए कि इस कीट के अंडों का रंग कैसा है। ठीक है, और क्या करनी चाहिए, कीटनाशक दवाई का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ देखनी चाहिए कि इस तरीके की जो कीट होती है उसकी अंडों का रंग कैसा है। यदि रंग काला या चमकीला होता है तो समझ लीजिए कि वे अंडे जो होती है परजीवी कीट से ग्रसित है, तो इस प्रकार के अंडे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। यदि ऐसे अंडों की संख्या 30 से 35% तक होती है तो किसी कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। यदि इनका प्रतिशत संख्या 30% से कम होती है या 10% होती है तो 10% सेविंधुल या 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव कर देना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो पायरिला मक्खी होती है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हैं। उसके आगे है रोग नियंत्रण। गन्नों में निम्नलिखित रोग लग सकते हैं जैसे कि लाल सड़न, उकटा है, कड़वा है, घास जैसी बाढ़ है, पेड़ों का बौनापन है, लाल धारी है। ये मुख्य रूप से गन्ने में रोग जो लगते हैं उसके नाम है। ठीक है, गन्ने की लाल सड़न जो होती है
यह एक फफूंदी जनित रोग होती है और गन्ने के अंदर का भाग लाल रंग का होता है। बाद में गन्ना सूख जाती है और इसकी रोकथाम के लिए हम विभिन्न तरीके से क्रियाएं करते हैं। जैसे कि हम गन्ने की लाल सड़न को रोकने के लिए हमें ये देखना है, जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो जो बीज है वो स्वस्थ है कि नहीं, ठीक है। दूसरा, टुकड़ों को बोने से पहले एरिटॉन या एग्लॉल आदि से 0.5% घोल में 5 मिनट तक उसे पूरी तरीके से डुबा कर रखना चाहिए, ठीक है। और हमें इस तरीके की फसलों को चयन करनी चाहिए गन्ने की कि वो पूरी तरीके से रोग रोधी किस्में ही हो, ठीक है, रोग रोधी किस्में ही हो। तो इस तरीके से हम गन्ने की लाल सड़न की रोकथाम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका उकटा। यह एक फफूंदी जनित रोग है और पौधों की वृद्धि इससे क्या हो जाती है, रुक जाती है तथा ये पूरी तरीके से तने को क्या कर देती है, खोखला कर देती है, ठीक है। ये उकटा रोग जो होती है वो पूरी तरीके से गन्ने की जो फसल होती है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देती है, ठीक है। तो इस तरीके से आज का हो गया गन्ने की पेड़ी के बारे में, ठीक है, कि गन्ने की पेड़ी की फसल किस तरीके से होती है, उसके लाभ क्या होती है, उसकी हानियाँ किस तरीके से होती है और उसमें किस तरीके से हम कर्षण क्रियाएं कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसमें जो कीट पतंगे हैं और जो खरपतवार इसकी रोकथाम हम कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।